नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव में विजयी होने के बाद चौतरफा सीएम धामी की जीत के चर्चे। फुल फ्लैश के तौर पर उतरे सीएम धामी, कांग्रेस के नेता भी हुए मुरीद। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट। तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर सीएम ने जताई चिंता। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए गठित होगी एक्सपर्ट कमेटी। देहरादून के बाद अब सभी जिलों में कांग्रेस करेगी नव संकल्प की शुरुआत। 11 से 14 जून तक प्रदेश भर में होगा आयोजन। संकल्पों के क्रियान्वयन को लेकर रहेगा जोर। प्रदेश में बेतहाशा गर्मी से झुलस रहे लोग। 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। कई जिलों में हीट वेव का प्रकोप। और नशे के कारोबार के खिलाफ एसटीएफ उत्तराखंड का कई फैक्ट्रियों पर छापा। 1 करोड़ से ज्यादा का नकली सामान बरामद। पिछले 2 महीने से मिल रही थी शिकायत। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के साथ ही उत्तराखंड में अब पुष्कर राज पूरी तरीके से शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री धामी फुल फ्लैश सीएम के तौर पर अब नई सियासी पारी शुरू कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत में पुष्कर सिंह धामी का नाम उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही सुर्खियों में रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के करीबी होने से लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही सियासी गलियारों में पुष्कर सिंह धामी का नाम चर्चाओं में शुमार रहा। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का नाम पूरे देश के सामने बड़ी शख्सियत के तौर पर शामिल हो चुका है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने जो इतिहास लिखा है उसके चर्चाएं अब दूर दूर तक फैल चुकी है। उत्तराखंड में अब पूरी तरीके से पुष्कर राज शुरू हो चला है, क्योंकि फुल फ्लैश सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी काम शुरू कर चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने ठीक 6 महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा और उनके चेहरे पर पार्टी ने कई मिथक तोड़ते हुए 47 सीटें जीती। हालांकि सीएम धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पुष्कर सिंह धामी का सियासी सफर पर ब्रेक लगेगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी, उसके बाद ये साफ हो गया था कि पुष्कर सिंह धामी भाजपा के सबसे बड़े चेहरा होंगे। और उपचुनाव में जीत के बाद ये साफ हो गया कि भाजपा के लिए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ही जरूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा चंपावत के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का और अपने सभी लोगों से जुड़े हुए लोगों का, जिन्होंने आज तक के इतिहास में उपचुनाव में खासकर मुख्यमंत्री की 93% वोटों के साथ एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसके लिए चंपावत के लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी के कायल सिर्फ उत्तराखंड की जनता ही हो। विपक्ष के कई नेता भी पुष्कर सिंह धामी की रणनीति को लेकर उनके परफॉर्मेंस के मुरीद होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के कई विधायक जहां उपचुनाव के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, तो वहीं उपचुनाव जीतने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने भी पुष्कर सिंह धामी की रणनीति की सराहना की है। उन्हें मुख्यमंत्री अब चुना है पार्टी ने उनकी, उसके बाद वो उपचुनाव जीत गए। 5 साल सेवा करें लोगों की तो अपना आप उज्जवल भविष्य होगा। सेवा करने पे है। अब युवा हैं, बहुत रिकॉर्ड मार्जिन से जीते हैं, इतने भर से नहीं होगा ना। 4 धाम में यात्री मर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर पानी का संकट है। पूरे प्रदेश के अंदर बिजली की कटौती हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है। पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई से लोग हाहाकार कर रहे हैं। इन विषयों को संबोधित करें। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के साथ ही उत्तराखंड की सियासत में अब बातें यही उठ रही हैं कि उत्तराखंड में पुष्कर राज शुरू हो चला है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को लेकर लोग इसलिए भी कायल बताए जा रहे हैं कि वह सभी के उम्मीदों पर अभी तक खरा उतरने की जो उनकी कोशिश थी उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। विपक्ष के कई नेता जहां उनके कायल नज़र आ रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें डायनेमिक मुख्यमंत्री कह चुके हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार जो पुष्कर राज का कार्यकाल होगा
वो किस तरीके से सफल होता है और कितनी लंबी इनिंग पुष्कर सिंह धामी अपनी अब सियासी रूप में खेलते हैं। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस अब जिलों में मंथन करेगी। 11 से 14 जून तक पार्टी सभी जिलों के तैयारी में है और अब नव संकल्प क्रियान्वयन की शुरुआत करेगी। पार्टी उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजस्थान उदयपुर में नव संकल्प शिविर में लिए गए संकल्पों के क्रियान्वयन को लेकर जिलों में मंथन होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और उन्हें समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 चरण में, पहले राज्य स्तर पे और फिर उसके बाद जिला स्तर पे आम कार्यकर्ता तक वो निर्णय जो पार्टी की लीडरशिप ने लिए, कार्यकर्ताओं के लिए जो मार्गदर्शन तय किया। आज जो देश में तमाम चुनौतियां हैं, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे देश को धर्म के आधार पर जो विभाजन किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, उसकी बात हो, इन तमाम विषयों पर जो पार्टी ने एक मार्गदर्शन तय किया है, एक रोड मैप तय किया है, उसके लिए 1 और 2 जून को पूरे देश के राज्यों में हमारे नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशालाएं हुई। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर में लोग खून के आंसू बहा रहे हैं। टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है, मगर भाजपा के दिग्गज है कि फिल्मों का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। और सरकार को आगे आकर के प्रधानमंत्री जी को स्वयं जब वो फिल्म के प्रमोशन के लिए लोगों से अपील कर सकते हैं, तो आज जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी आम नागरिक वहाँ पर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसकी जान जा रही है, उसके बारे में निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी को आगे आकर के कुछ कहना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चंपावत उपचुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए। वो ठहरती नहीं है, चलती रहती है। काल चक्र जैसे चलता है वैसी राजनीति भी चलती है, तो इसलिए राजनीति में हम बहुत लंबी प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। धामी अभी युवा हैं, चुनाव अभी हाल ही में हारे थे, फिर मुख्यमंत्री बन गए, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव जीत गए। कौन ऐसा मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के अंदर जो उपचुनाव न जीता हो? लेकिन इन्होंने एक नया कीर्तिमान इसलिए बनाया कि इन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी को वोट ही नहीं डलना चाहिए, उसके इंतजाम किए। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक चुनाव आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ती रही, आखिरी दिन तक उड़ती रही। हम लोग चुनाव आयोग के आगे गुहार करते रहे। चुनाव आयोग जिस प्रकार का पूरे देश में हो गया है, वो सारी देश की जनता को पता है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार ने जनहित में कई योजनाएं चलाई है और केंद्रीय योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों से पार्टी संपर्क भी कर रही है। आज देश में जो परिवर्तन आया है वो पीएम मोदी की निष्ठा और परिश्रम का ही फल है। विदेशों में रह रहे भारतीय भी पीएम मोदी के आने से गर्व महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर देश भर में इस प्रकार का सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को लेकर के कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। हर स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, मंडल स्तर पर, नीचे तक हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य ये है कि एक तो जो लोग इसके लाभार्थी हैं या लाभार्थी हो सकते हैं, जिन तक ये योजनाएं जनहित की पहुंचनी चाहिए, उनको इसकी जानकारी मिले। चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में पीक पर चल रही चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए सीएम धामी ने समीक्षा बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए व्यवस्थाओं को और पुख्ता बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बाकायदा सीएम ने एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हो रही मौतों के वास्तविक कारणों का पता लगाना जरूरी है ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु एहतियात बरत सके। इसके साथ ही सीएम धामी ने निर्देश दिए कि बुजुर्ग लोग अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण करने के बाद ही यात्रा पर आए।
वहीं चारधाम यात्रा की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राधा रतोड़ी और डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अब तक करीब 16,11,598 यात्रियों ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं और यात्रा के दौरान अब तक किसी न किसी हादसे का शिकार हुए 300 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू भी किया गया है। साथ ही 80 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हेली सेवा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 29 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यात्रा सीजन के लिए 47 पोस्ट और चौकियों को स्थापित किया गया है और हर जगह सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को तैनात किया गया है। 4 जून तक यात्रा 16 लाख की संख्या को पार कर चुकी है। वाहनों की बात करें तो 1.5 लाख वाहन लगभग एग्जैक्टली हमारा कल रात तक का डाटा है। 1,54,983 वाहन इस यात्रा में आ चुके हैं। इस दौरान पुलिस के जो काम है वो आपको डेली डाटा हम देते रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक डाटा जो अभी आज मैं देना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान हमने 920 पिछड़े यात्रियों को उनके परिवारजनों से मिलाया है, 920, और 300 यात्रियों को रेस्क्यू किया है, चाहे वो पानी में हो, नदी में हो, ट्रैकिंग रूट पे हो। वहीं स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा में इस बार फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर और मेडिकल रिलीफ पोस्ट की संख्या बढ़ाई गई है। हृदय रोगों के लिए भी रोगियों के उपचार के लिए पहली बार विशेषज्ञ चिकित्सकों को कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग देकर उन्हें तैनात किया गया है। साथ ही पहली बार यात्रियों को हेली एम्बुलेंस की सेवा भी दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में पहली बार यात्रा मार्गों पर हेल्थ स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। अब तक चारधाम यात्रा के दौरान 87 यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद वापस भी लौटाया गया है। जो एडवाइजरी है वो स्वास्थ्य परीक्षण कराने वाला, और जो स्क्रीनिंग है वो 50 वर्ष के ऊपर के जितने श्रद्धालु हैं उनकी स्क्रीनिंग जनपद लेवल पे हो रही है, जो मैंने 9 आपको स्क्रीनिंग पॉइंट्स बताए। वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। एक महीने में ही 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि साल 2019 में बाबा केदारनाथ धाम में करीब 10 लाख लोग श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस साल एक महीने में ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटन विभाग की ओर से पहली बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। ऋषिकेश और हरिद्वार में फिजिकल रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ ही प्रदेश भर में कुल 18 फिजिकल पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। तुलनात्मक एक विवरण देना चाहूँ तो हम लोगों के 2019 में सबसे अच्छी इसके पहले यात्रा चली थी, तब लगभग 34 लाख लोगों ने दर्शन किए हुए थे चारधाम प्लस हेमकुंड साहिब के मिला के। इस बार हम लोगों का एक महीना के बाद जब हम लोग ये आंकड़े देखते हैं तो अभी 16 लाख लोग ऑलरेडी एक महीने में यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। मतलब लगभग 50% जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसका अभी हम लोगों ने हुआ है, और ये अभी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि इतने लोगों के द्वारा यहाँ पर उत्साह दिखाते हुए सादगी से दर्शन करे हुए। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, उपचुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन एक एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिससे ये पता चलता है कि विधायक बनने की होड़ में किस प्रत्याशी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कितना खर्च किया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव कोरोना की जद में हुआ। डिजिटल प्रचार प्रसार के साथ सीमित संख्या में जनसभा का आयोजन किया गया। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नई तकनीकी के तौर पर एकमात्र साधन सोशल मीडिया रहा। वर्चुअली संवाद के साथ जनता से वोट की अपील भी खूब हुई। बिना होर्डिंग, बिना नारों के बीच चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सीमित जनसभा सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के बाद भी कई प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले विधायक मयूख महर हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख महर ने चुनाव में सबसे ज्यादा खर्च किया, जबकि सबसे कम खर्च करने वाले विधायक मंगलौर के सरवत करीम हैं।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा पार्टी ने सबसे ज्यादा खर्च किया। स्टार प्रचारकों पर किए खर्च पर भाजपा के 43 विधायक पहले, कांग्रेस के 19 विधायक दूसरे, बसपा के 2 विधायक तीसरे नंबर पर आते हैं। भाजपा के 43 विधायकों ने स्टार प्रचारकों पर औसतन 1.82 लाख रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस के 19 विधायकों ने औसतन 72,000, बसपा के 2 विधायकों ने औसतन 16.50 हजार खर्च किए। वहीं स्टार प्रचारकों के अलावा भाजपा के 43 विधायकों ने बैठकों, जुलूसों पर औसतन 5,50,000, कांग्रेस के विधायकों ने औसतन 3.40 लाख, बसपा के विधायकों ने औसतन 1.72 लाख, निर्दलीय विधायकों ने औसतन 1.91 लाख रुपए खर्च किए। सोशल मीडिया पर हुए प्रचार प्रसार के बाद भी भाजपा ने प्रचार प्रसार की सामग्री में औसतन 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। कांग्रेस ने 4 लाख, बसपा ने 3 लाख से ज्यादा, निर्दलीय विधायकों ने 4 लाख से ज्यादा खर्च किए। कार्यकर्ताओं पर खर्च में कांग्रेस भाजपा से आगे रही। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं पर औसतन 4.15 लाख रुपए खर्च किए। वहीं भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं पर औसतन 2.2 लाख रुपए खर्च किए। बसपा ने अपने कार्यकर्ताओं पर औसतन 54,000 रुपए खर्च किए। बात अगर निर्दलियों की जाए तो निर्दलीय बसपा से आगे रहे। निर्दलियों ने अपने कार्यकर्ताओं पर 78,000 रुपए खर्च किए। विधायकों में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने 32 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने 31 लाख, भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा ने 30 लाख, देवप्रयाग और काशीपुर विधायक ने औसतन 30 लाख, मसूरी विधायक गणेश जोशी ने 29 लाख, नैनीताल से भाजपा विधायक सरिता आर्य ने औसतन 11 लाख, डीडीहाट के बिशन सिंह चुफाल ने 12 लाख, केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने 13 लाख, लोहाघाट के कांग्रेस विधायक कुशल सिंह अधिकारी ने 13 लाख रुपए खर्च किए। वाकई एडीआर की रिपोर्ट हैरान करने वाली है। बात पार्टियों को मिलने वाले दान की करें तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा मिला, लेकिन चुनाव के खर्च में भाजपा का पलड़ा भारी रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के पास कैंट रोड पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल और पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही सीएम धामी की एक घोषणा भी की गई है। उन्होंने कहा कि चंपावत को लोकल फॉर वोकल आधारित आर्थिकी व परिस्थिति के रूप में खड़ा किया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने घर के साथ ही आने वाले समय पर हर जगह किसी भी शुभ कार्य से पहले पौधारोपण करने की जो काम है उसकी शुरुआत होनी चाहिए ताकि हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। उन्होंने कहा कि धरती पर मानव समाज और प्राणी जगत के स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना जरूरी है। इसके साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता बताई है। वहीं लाल कुआं में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर डोली रेंज परिसर के आसपास बरगद, पीपल, महुआ, आम की कई किस्म की प्रजातियों का वृक्षारोपण वन रेंजर अनिल जोशी ने किया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे जिन्होंने पर्यावरण में पेड़ों को लेकर काफी महत्व बताया है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की भी बात कही है। वहीं लोहाघाट में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। रायनगर चौड़ी के पास युवाओं ने ग्राम प्रधान जितेंद्र राय के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया। साथ ही आमजन से भी पर्यावरण को बचाने की अपील की। परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया गया है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि जीएम सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल श्री चंद्रा साहब थे और वन विभाग ने आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करी है कि हम लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। इस विगत 2 वर्षों में कोरोना काल भी देखा है, इसमें हमने ऑक्सीजन की कमी और वातावरण में प्रदूषण जैसी समस्याओं से सभी को दो चार होना पड़ा है। तो इसी मुहिम के तहत वन विभाग के द्वारा ये पर्यावरण दिवस आज मनाया गया है।
पर्यावरण दिवस के मौके पर टिहरी के भिलंगना रेंज में वन विभाग और ब्रह्मकुमारी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से तहसील और मुख्य बाजार में वृक्षारोपण कर 50 से ज्यादा फलदार पौधे लगाए। इसके साथ ही तहसील परिसर में सफाई अभियान भी चलाया। भिलंगना वन रेंज अधिकारी ने कहा कि सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर होना पड़ेगा, तभी पेड़ों को बचाया जा सकता है। उत्तराखंड में इस बार गर्मी ने जून के शुरुआती हफ्ते में ही झुलसा दिया है। इस बार गर्मी का तापमान 40 के पार पहुंच गया है, लेकिन 10 जून तक अभी आगे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बढ़ते तापमान को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी देहरादून में भी लगातार बढ़ते तापमान से लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। एसटीएफ उत्तराखंड के अंतर्राज्यीय ऑपरेशन में नशे की दवाइयां और इंजेक्शन बनाने वाली कई फैक्ट्रियों पर देर रात छापा मारा गया है। ये छापे भगवानपुर, लक्सर, सहारनपुर की नामी गरामी कंपनियों में मारे गए। इन कंपनियों से नकली इंजेक्शन और दवाइयां बनाने का सामान बरामद किया गया है। इसके साथ ही कई दवाइयां बरामद की गई है। करीब 15 लाख से ज्यादा टैबलेट्स बरामद होने की संभावना है और 1 करोड़ से ज्यादा नकली दवाइयां बनाने का सामान बरामद किया गया है। पिछले 2 महीने से स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड फार्मा फैक्ट्री को चिन्हित करने का काम कर रही थी। अभी फिलहाल ये कार्रवाई जारी है। विगत कुछ दिनों से बाजार में जो है नकली दवाएं मिलने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस पर स्टेट की टीम लगातार काम कर रही थी। कल देर रात्रि इसमें 3 जगह को चिन्हित किया गया, जिसमें भगवानपुर में एक फैक्ट्री है जो पूर्व में भी फार्मास्यूटिकल की कंपनी के नाम पर वहाँ पर काम चलता था। इसी तरह लक्सर में भी एक फैक्ट्री को चिन्हित किया गया, जहाँ पर अन्य किसी माध्यम से फैक्ट्री बनाई गई और वहाँ पर नकली दवाओं के रैपर और दवाइयों को पैक किया जा रहा था। इसी प्रकार सहारनपुर क्षेत्र में भी एक फैक्ट्री को चिन्हित किया गया, जहाँ पर टीम हमारी पहुँची और वहाँ पर इस तरह के नकली बॉक्सेज और मेडिसिन के काफ़ी सारे वहाँ सामान मिले। पूरी कार्रवाई में अभी तक इसमें 10 से 15 लाख जो ऐसी टैबलेट्स थी वो मिली, जो खासकर एंटीबायोटिक की हैं। विभिन्न कंपनियों के रैपर मिले हैं जो अलग अलग स्थानों पर जो कंपनी मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन वो यहाँ पर नकली बनाई जा रही थी। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य टीमों को लगाया गया है। वहीं हल्द्वानी शहर में मानकों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण लगातार हो रहा है। शहर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण पर अब विकास प्राधिकरण का डंडा चल रहा है। जिला विकास प्राधिकरण पिछले 6 महीने से लंबित पड़ी प्रतावलियों को पुनर्जीवित कर 1000 मामलों में नोटिस भेजने की तैयारी में है। इसके अलावा प्राधिकरण अपने अधिकारियों को इस मामले की जांच पर लगा रहा है कि जो निर्माण किया जा रहा है उसका नक्शा पास है या नहीं, उस निर्माण की स्थिति क्या है। इसके अलावा अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। तो विनियमित क्षेत्र की कुछ पत्रावलियां थी जिनमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, वो काफ़ी समय से लंबित थी और ऐसे सभी जो मामले हैं, लगभग जो 1000 के लगभग मामले हैं, उन सभी मामलों की पत्रावलियों को निकाल के पुनर्जीवित कर लिया गया है। सब में नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा रही है और इसमें जेई को मौके की जांच रिपोर्ट के लिए और प्रेजेंट में उसकी स्थिति क्या है, नक्शा पास है या नहीं पास है के बाद उसमें आगे की कार्रवाई के लिए लगाया जा रहा है। वहीं उधम सिंह नगर की एसओजी और एडीडीएफ की टीम ने नशे की भारी खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1473 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी यूपी से नशे की खेप लाकर जनपद में सप्लाई किया करता था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। एडीटीएफ रुद्रपुर को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक गुरपाल सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि बाहर के जनपदों से नशे की बड़ी खेप ले आकर के और यहाँ पे सक्रिय है इस कारोबार में। इसी सूचना पे कल जब ये मुरादाबाद की तरफ से आ रहा था, रामपुर बॉर्डर पे इसके वाहन को रोक करके और इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास से लगभग 1473 प्रतिबंधित जो इंजेक्शन है वो बरामद किया गया। पूछताछ में इसने बताया कि मुरादाबाद का रहने वाला एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जो कि बड़ी मात्रा में इस तरह की खेप मंगवाता है और उसी के माध्यम से ये लोग लाते हैं। दिनेशपुर के बंगाली बहुल्य क्षेत्र में बंगाली संस्कृति को बचाने के लिए ओपेरा मंच का आयोजन किया जा रहा है। ओपेरा मंच के आयोजन के लिए पश्चिम बंगाल से प्रसिद्ध मुक्त मंच ओपेरा टीम दिनेशपुर आएगी, जिसमें विलुप्त होते यात्रा गान के आयोजन के साथ पश्चिम बंगाल के टीवी सीरियल कलाकार भी नाटकीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अभी लगभग 7-8 साल से लगातार हमारे क्षेत्र में यात्रा गान, अब देखते हैं कि दुर्गा पूजा का समय हमारे यात्रा गान का मंचन होता है।
हमारे स्थायी कलाकारों के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है। बट हम इस बार टीवी कलाकार, जो कोलकाता के टीवी कलाकार हैं, जो चलचित्र कलाकार हैं, उन कलाकारों को हम इस बार बुला रहे हैं। कोरोना पिछले साल 2 साल हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, कोरोना के कारण नहीं कर पाए। लोगों के अंदर अशांति का माहौल है, तो उनके बुलाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि क्षेत्र के अंदर जब कार्यक्रम होता है तो अधिक से अधिक लोग यहाँ भाग लेते हैं। जैसे अभी ये मंचन दिनेशपुर में होगा, दिन 9 तारीख से आरंभ होगा। दिनेशपुर में 10वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों के कहने पर छात्रा का पोस्टमार्टम भी कराया गया, लेकिन 3 हफ्ते गुजरने के बाद भी रिपोर्ट अब तक परिजनों को नहीं मिली है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है। मौत के कारणों को जानने के लिए मृतक छात्रा के परिजनों ने थाने का भी घेराव किया। क्षेत्र में इससे पहले भी कई बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। जो 16 साल की लड़की थी, जिसका अभी 10-11 दिन पहले जिसने आत्महत्या किया है, और आए दिन ही हमारे क्षेत्र में लगभग 20 बच्चे इस तरह से आत्महत्या करे हैं, और हम लोग सब चिंतित है। हमारे क्षेत्र में ये क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ने का उम्र है, जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, और वो सब आत्महत्या करते जा रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। चंपावत उपचुनाव में विजयी होने के बाद चौतरफा सीएम धामी की जीत के चर्चे। फुल फ्लैश के तौर पर उतरे सीएम धामी, कांग्रेस के नेता भी हुए मुरीद। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट। तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर सीएम ने जताई चिंता। व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए गठित होगी एक्सपर्ट कमेटी। देहरादून के बाद अब सभी जिलों में कांग्रेस करेगी नव संकल्प की शुरुआत। 11 से 14 जून तक प्रदेश भर में होगा आयोजन। संकल्पों के क्रियान्वयन को लेकर रहेगा जोर। प्रदेश में बेतहाशा गर्मी से झुलस रहे लोग। 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। कई जिलों में हीट वेव का प्रकोप। और नशे के कारोबार के खिलाफ एसटीएफ उत्तराखंड का कई फैक्ट्रियों पर छापा। 1 करोड़ से ज्यादा का नकली सामान बरामद। पिछले 2 महीने से मिल रही थी शिकायत।